मेरे साथ एक ब्रदर हैं। भाई क्या नाम होगा आपका? आबिद अली। आबिद अली हैं जो कि यूक्रेन से अभी वापस आए हैं और तिरंगा झंडे को अपनी छाती के ऊपर लगाकर ये यूक्रेन से वापस आए हैं। ये वही तिरंगा झंडा है जिसकी शान और जिसकी ताकत आज यूक्रेन और रूस में होने वाले युद्ध के दौरान दुनिया को देखने को मिल रही है। अभी सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा आपसे कि एक भारतीय होने पर और इस तिरंगे पर आज आपको कितना बड़ा गर्व महसूस हो रहा है? जब तिरंगा वहाँ भी जब हम लोग तिरंगा लेकर निकले थे तो गर्व तो बयान नहीं कर सकते। बहुत मतलब एक हिम्मत मिला इससे हम लोगों को कि ये लेकर चले। यही एक हम लोग की उम्मीद थी कि इसको लेकर के अगर हम लोग पैदल निकल रहे हैं वार के दौरान, हम मेरे हॉस्टल से और वहाँ पे ओक्जाल रेलवे स्टेशन तक तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था। तो यही हम लोग की उम्मीद थी कि हम लोग बचेंगे तो इसी से बचेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे खार्किव सिटी में जो हम लोग ओलेस्क्यूस्का में रहते थे तो रसियन आर्मी भी वहाँ पे अंदर आ गई थी और यूक्रेनियन तो थे ही। तो यही उम्मीद थी कि ताकि वहाँ पे हम लोग कोई आर्मी वाले कोई हार्म न पहुँचाए तिरंगा झंडा दे करके। तो हम लोग ले करके और उसके बाद से रेलवे स्टेशन निकल गए। 1.5 घंटे की सफ़र थी। फिर वहाँ पे हम लोग गए तो 4 घंटे बाद हम लोग को ट्रेन मिली लबीब के लिए। लबीब सिटी में हम लोग गए। उसके बाद से बाहर भूख लगी थी हम लोग बहुत, क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग हॉस्टल से निकले थे तो कुछ खाए हुए नहीं थे। 18 घंटा सफ़र की ट्रेन में हम लोग लबीब पहुँचे। लबीब पहुँचने के बाद से वहाँ पर तो सुकून मिला क्योंकि वो सेफ़ जोन था। फिर बाहर हम लोग दोस्त वगैरह सब थे, होटल में गए, खाना वगैरह खाए। उसके बाद से कैब किए तो कुछ हमारे दोस्त हंगरी बॉर्डर पे निकल गए, हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे निकल गए, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर वहाँ से 60 किलोमीटर थी लबीब सिटी से। फिर पोलैंड बॉर्डर पे हम लोग आए तो तकरीबन 6 घंटे बाद हम लोग पोलैंड के अंदर एंट्री किए। पोलैंड की जो आर्मी थी वहाँ पे जो पोलैंड में जो एम्बेसी वाले थे बस लेकर के खड़े थे पोलैंड में बॉर्डर के पास ही। पोलैंड की आर्मी हम लोग उनके हवाले की। उसके बाद से वहाँ की एम्बेसी वाले जो पोलैंड के थे हम लोग को होटल ले गए। 3 घंटे का सफ़र था रात में। तकरीबन 4 बजे रात को हम लोग होटल पहुँचे। वहाँ पे गए हम लोग, नाश्ता वगैरह मिला और आराम किए। हम लोग 2 दिन तक हम लोग पोलैंड होटल में थे। उसके बाद से पोलैंड से हम लोग यहाँ की जर्नी दिल्ली आ गए हम लोग। आबिद अली क्या कहेंगे आज? और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के हालात कैसे हैं? अगर मैं आपकी आंखों देखी जानना चाहूँ कि क्योंकि हम लोग भारत में हैं और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उसमें आप भी हैं, आंखों देखी क्या है, कैसी स्थिति है, कैसे हालात हैं? सर स्थिति तो इस टाइम तो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब हम लोग 5 दिन तक थे तो खैर उस वक्त तो हालात सही था। जब रेड जोन एरिया में हमारे खार्किव सिटी आ गया तो हम लोग सीनियर जो थे और बाकी वहाँ पे जो टीचर भी है अपने इंडियन वहाँ पे कुछ, तो बोले कि भाई अपनी जान बचाकर खुद भगो। और जिस कंसल्टेंसी के थ्रू हम लोग वहाँ पे गए थे, ड्रीम फ्लाई के थ्रू, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ से भागना ही सही है और अपने रिस्क पे सब भगोगे। तो हम लोग अपने रिस्क पे वहाँ से भगे। क्या हालात हैं आपको लोग? क्या गोलीबारी जो हो रही है, जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जो मिसाइल्स वगैरह जो गिराई जा रही है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे हालात तो बहुत बुरी है। वहाँ पे जो भी ग्रोसरी की दुकानें थी, शॉप वगैरह बड़ी, जैसे वहाँ पे ATB सिल्पो नाम से दुकानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ पे हम लोग सब्जियाँ खाने की चीज़ें लेते थे। तो हम लोग जब ट्रेन में थे तभी हम लोग न्यूज़ मिली थी कि उस पर मिसाइल गिर गया है, काफ़ी सारे बिल्डिंगें मतलब टूट गया। हम लोग के हॉस्टल के बगल में काफ़ी मिसाइल गिरी है। जब हम 5 बंकर में थे, बंकर में हम लोग 5 दिन गुजारे हैं। उसके बाद से हम लोग वहाँ पर रिस्क लगे भगे। बंकर में थे तो कुछ वक्त तक हम नमाज़ पढ़ने के लिए अपने रूम में गए, विंडो के पास ही खड़े थे हम। उसके बाद से 3 मिसाइल गिरी। पहली मिसाइल गिरी तो हमने खुद अपने आंखों से देखा, अपने हॉस्टल ऊपर से गिरा है। मेरे हॉस्टल के तकरीबन 2 बिल्डिंग के पीछे अपोजिट तो पूरा आग टाइप गिरा। फिर दूसरी जब मिसाइल गिरी तो हम लोग रूम छोड़ करके नीचे बंकर में भगे। तो वो मंजर हम लोग मूवी में देखते थे, सब सीन देखते थे, इंजॉय करते काफ़ी, बट हम लोग आंखों से देखे ना तो बहुत मतलब डरावना, बहुत ही भयानक मंजर था वो। बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। अभी आप लोग ठीक हैं? अभी हाँ माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे आ गए। जब हम लोग पोलैंड जब एयरपोर्ट चले गए ना तो हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करने लगे कि हम लोग अभी इंशाल्लाह जिंदा बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई गंगा, यानी कि ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को लेकर आने की। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं ऐसे हालात पर? देश की सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? देश के बाकी हम लोग पोलैंड जब हम लोग आए तो सरकार काफ़ी व्यवस्था की है एम्बेसी के थ्रू, हम लोग को बहुत ज़्यादा सेफ रखी है, क्योंकि 5 स्टार होटल में रखी वहाँ पोलैंड में। सुबह नाश्ता बहुत अच्छे से कराया इन्होंने, फिर से दोपहर का खाना, शाम का खाना, सोने के लिए गद्दा, सब चीज़ नया चीज़। हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ। गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और सेफ हम लोग यहाँ पे बचाया भी है अपने मतलब यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँचाया, फिर यहाँ पे व्यवस्था की कि घर तक छोड़ने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। बाकी एक चीज़ और कहेंगे कि वहाँ यूक्रेन की एम्बेसी हम लोग की थोड़ा भी हेल्प नहीं की।
हम लोग बहुत कॉल लगाते थे फ़ोन, हालांकि जब हालात सही थे हम लोग कॉल लगाते थे कि अब हम लोग कुछ करो, तो पहले ही हाथ खड़ी कर दी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद डरे पड़े हैं। जब 5 दिन जब बीते, हालात जब बहुत ख़राब हो गई, तो हम लोग अपने रिस्क पे निकले और बॉर्डर क्रॉस किए। पोलैंड में, पोलैंड तो खैर सेफ जोन था। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की जो कूटनीति है उस पर क्या सोच रहे हैं आप? उनका कूटनीति जो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की वजह से हम लोग दूसरे देश में स्टडी कर रहे थे, वार हो रहा था। बाकी पाकिस्तान के भी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे, और मतलब तुर्की के भी थे स्टूडेंट, बाकी अदर कंट्री के स्टूडेंट थे, लेकिन उन लोगों से पहले हम लोग निकले, हम लोग की कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। यानी पाकिस्तान के बच्चे थे आपके साथ? जी, हमारे साथ थे, हम लोग मेस में खाते थे पाकिस्तान के बच्चे। तो जैसे कि जब मैं अगर ये जानना चाहूँ, जैसे आप भी थे वहाँ पर, पाकिस्तान के बच्चे भी थे वहाँ पे, सऊदी, तुर्की और वहाँ के कतर के थे बच्चे, तो हम लोग सब साथ में रहते थे वहाँ पे। जी, हम सुरक्षित, आगे सुरक्षित हैं। बाकी हमारे स्टेट वाले यहाँ पे खड़े हैं, अभी कांटेक्ट कर लें उनसे, वो लोग हमारे वहाँ पे यूपी भवन में ले जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हमारे घर ले जाएंगे वो लोग। कहाँ से हैं आप? मैं कुशीनगर से हूँ, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर जिला से। जी। क्या नाम है आपका? शैली कुमारी। शैली, क्या कहेंगे अभी क्या ऐसे हालात हैं यूक्रेन में, क्या स्थिति, और आप लोग कितने दिन से भूखे थे, कैसे यहाँ तक का जो सफ़र है अभी कैसे तय हुआ? अभी थोड़ा प्रॉब्लम था हम लोग को, यूक्रेन से हम लोग को डीन ने जो है रातों रात हम लोग को मतलब शिफ्ट कर दिया दूसरे प्लेस। अभी हम लोग हंगरी बुदापेस्ट में थे, अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। हालत है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, इंडियन स्टूडेंट्स की भी डेथ हुई है। यूक्रेन की हालत बहुत बुरी है। बहुत अच्छा, इन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को फ्लाइट में ट्रीट किया, बहुत अच्छे से बैठाया, खाना वाना प्रोवाइड किया, बहुत केयर किया, बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ पे लेके आया गया। कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में हम लोग को नहीं हुआ है। क्या नाम होगा आपका? सर मोहम्मद उमेर नाम है मेरा। मोहम्मद उमेर। मोहम्मद उमेर, मैं अगर वहाँ के हालात जानना चाहूँ तो क्या हालात है अभी? सर वहाँ के हालात अभी नॉर्मल है, जिस सिटीज़ में मैं था उस सिटीज़ के तो हालात अभी नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो हालात ख़राब है वो कीव और जेप्रोजिया, खारकीव, इन 3 जगह के हालात थोड़े ऐसे हैं। एक भारतीय होने पर आपको कितना गर्व हो रहा है? नहीं, ये बात बहुत अच्छी है, किसी ने हमको नहीं रोका, हमने अपनी बसेस वगैरह पर तिरंगा लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ऐसे हमको किसी ने नहीं रोका, बस बॉर्डर वगैरह पे चेकिंग थी, नॉर्मली चेकिंग हुई, उसके बाद उन लोगों ने हमें इजीली वहाँ से मूव ऑन कर दिया। क्या करने गए थे आप, क्या स्टडी करने गए थे? मैं MBBS कर रहा हूँ वहाँ पर। MBBS कर रहे जी, थे। मेरा 4th ईयर है, 4th ईयर कंप्लीट हुआ है, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ अब। सरकार अच्छा काम कर रही है अपनी तरीके से, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो सारा अरेंजमेंट है वहाँ पे बॉर्डर के पास, वो सब वहीं की गवर्नमेंट का है। जैसे लाइक रोमानिया बॉर्डर हुआ, पोलैंड बॉर्डर हुआ, हंगरी बॉर्डर हुआ, तो वो वहीं की गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा, खाने से लेके वहाँ रहने वगैरह सारी चीज़ें वो ही प्रोवाइड कर रही है। बाकी गवर्नमेंट जो है हम लोगों को यहाँ लेकर आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट टिकट, तो ये भी उनका बहुत अच्छा योगदान है हमारी गवर्नमेंट का। बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बेटे की, और मैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगी। हमारा बच्चा सही सलामत हमारे साथ परिवार में सही सलामत आ गया है। नहीं, सीरियसली सर, तिरंगे झंडे पर इतना ज़्यादा प्राउड हो रहा है ना अभी इस समय पर कि मैं बता नहीं सकता। सोच लो हमारे लिए, जो हम यूक्रेन से अपने भारत आए ना, हमारा पासपोर्ट यही था, है ना। जितने भी आर्मीज़ थी वहाँ ना, मतलब जब हम बस में जब हम निकल रहे थे तो हमको हर 10 मिनट में जो चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आर्मीज़ मिल रही है हर जगह, तो उन्होंने सिर्फ हमारे झंडे को देख के यूँ बोला कि प्लीज़ आप जा सकते हैं। हमको बिल्कुल भी इतना मतलब रोका वोका नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। हालात क्या है वहाँ के अभी? देखो अभी वहाँ पे जैसे देखो क्या था वहाँ पे, है ना, यूक्रेनियंस पीपल्स बेसिकली, है ना, वेट कर रहे थे कि यहाँ से इंडियंस, है ना, रुक जाए, या तो हम उनको रोक लिए। आपने मे भी सुना भी होगा कि वहाँ पे, है ना, अभी के समय पर इंडियंस को रोक के रखा हुआ है लोगों ने, है ना, वहाँ के जो नेटिव्स हैं। बट क्या है, अभी जैसे हम निकल ही चुके हैं और बस मैं सॉरी। खुश हो? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहेंगे, सरकार ने जो पॉलिसी चलाई, जो इन्होंने जो करा है नरेंद्र मोदी जी ने, उनके लिए तो सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। मतलब हम रोमानिया बॉर्डर पे थे, हमको बिल्कुल भी लाइन नहीं मिली, हम सीधा एंट्री करते गए, और खाने की तो मतलब पूछो मत कि वहाँ पे आने के बाद, है ना, हम अपनी सारी टेंशन परेशानी सब भूल चुके थे। वहाँ पे हमको 24 घंटे जो खाना है वो खाओ, जैसे मर्जी, सब कुछ प्रोवाइड था, हर एक चीज़, है ना, कोई कमी नहीं थी वहाँ पे। क्या नाम है आपका? अदिति त्यागी। अदिति, क्या कहेंगी, बहुत बुरा वक्त आप लोगों ने देखा और जो युद्ध वॉर चल रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वहाँ के हालात कैसे हैं, और आप तो अपने माँ बाप से मिल लिए हैं, उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो भी, क्या वहाँ पर कुछ लोग और भी स्टक है आपके फ्रेंड? खार्किव के अंदर अराउंड 400 पीपल स्टक है, इंडियंस।
जो वहाँ पे स्टक है, जिसमें से कुछ 2 तो मेरी क्लासमेट्स हैं जो वहाँ पे स्टक है। उनके पास कोई उनको एडवाइजरी जारी की कि आप किसी गांव में चले जाओ, पर अभी उन्हें उस गांव से निकालने की कोई नहीं है, और वहाँ से रेलवे स्टेशन भी दूर है, कैसे जाएंगे। और जो मैं फर्स्ट उसमें निकल आई कि मैंने टैक्सी कराई, मैं निकली, मुझे एस्केप का मौका मिला। और जो सेकंड डे आए, बॉम्ब शेलिंग हो रही थी और ज़्यादा पर डे, हर दिन मतलब कंडीशन वर्स ही हुई है, कोई सुधरी नहीं। पहले 5 दिन बंकर में थे, बॉम्ब शेल्टर्स में थे, वहाँ पे सिनेरियो अलग था कि हाँ कल बचेंगे, कल वापस फ्लैट जाएंगे, कल ठीक होगा सब कुछ। पर जैसे ही EU साइन हुआ और नेगोशिएशन हुई, रशिया और यूक्रेन की जो संबंध और बिगड़े, तो हमें लगा कि अब नहीं बचेंगे। और वहाँ पे थोड़ा रेसिज्म भी होगा कि खाने को नहीं है और आप पानी तक नहीं है, टैप वाटर बॉईल करके, जो भी वहाँ के लोगों को थोड़ा आइडिया है कि हाँ बॉम्ब शेलिंग का कैसे। हमारे लिए सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, कभी सोचा नहीं था कि बॉम्ब शेल्टर क्या होता। मैं इंडिया में थी, मैंने कभी सोचा नहीं था बॉम्ब शेल्टर नाम की कोई चीज़ होगी। और एक दिन में, एक रात, एक झटका, और मैं एक बॉम्ब शेल्टर में पहुंच गई। और उसके 5 दिन बाद मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ, 2 महीने बाद मेरी डिग्री थी। हम उसी कारण रुके हुए थे कि 2 महीने डिग्री है, डिग्री कंप्लीट होगी तो आराम से घर जाएंगे। लेकिन हमें इतनी आफत में, हम वहाँ पे अपने फ्लैट छोड़ के आए हैं, फ्लैट्स पे थे। हमारे नेबर्स भी हैं जो हमें, अगर हम 6 साल से किसी जगह रह रहे हैं तो हमारी अटैचमेंट है, और हमारे नेबर्स भी अभी वो तक स्टक है वहाँ पे, जो वहाँ के खुद यूक्रेनियंस हैं। बहुत हार्श कंडीशन है, फूड की अवेलेबिलिटी पे डाउट है कि मिल रहा है नहीं, टैप वाटर, क्योंकि गर्म पानी करके बहुत प्रॉब्लम्स थी लोगों को। और बच्चे हैं छोटे छोटे, हम तो फिर भी थोड़े बड़े बच्चे हैं जो 6 दिन को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, भाग रहे हैं रोड पे, बॉम्ब शेलिंग हो रही है, भाग रहे हैं, ग्रोसरी के लिए लाइन लगी हुई है, भाग रहे हैं लोग। बहुत हार्श सिनेरियो, बहुत ज़्यादा। लाइफ की बहुत चीज़ें फील की कि कपड़ा, रोटी और मकान वाला चीज़ रहती है लाइफ में। वहाँ पे अमीर से अमीर बंदा बैठा होगा बंकर में, सिर्फ पानी और खाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। जान बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों को कितने दिन भूखा रहना पड़ा, अगर मैं जानना चाहूँ? 5 दिन हम उसमें थे। हमारे पास पैसे थे, हमने जाके परचेज की चीज़ें, रश किया। जिस दिन 24 को फर्स्ट बॉम्बिंग हुई ना खार्किव में, तो पूरा खार्किव हिल रहा था। लोग ग्रोसरी स्टोर पे, नियर बाय ग्रोसरी स्टोर पे भाग गया। जब भाग रहे थे तब भी बॉम्ब शेलिंग हो रही थी। सबने अपना एडिबल्स ग्रैब किया और निकले वहाँ से। लेकिन जैसे जिसके पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, प्राइस हाइक लेके भागे, किसी को कुछ मिला, किसी को नहीं मिला। और फिर 3 बजे ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग हुई तो 3 बजे हम दोबारा से भागे बॉम्ब शेल्टर में। उस वक्त पता चला कि यहाँ से निकल भी पाएंगे नहीं। बॉम्ब शेल्टर कहाँ है? वहाँ पे मेट्रोज बनी हुई है, बॉम्ब शेल्टर पूरी कवर्ड है, वहाँ आवाज़ें नहीं आती। लेकिन रात को पूरी रात बॉम्ब शेलिंग हुई, लोगों के घर की खिड़कियाँ टूटी है पहले, जो लाइट्स शुरू में, फिर पूरी बिल्डिंग्स टूटने लगी। मतलब वहाँ पे जानवर, क्योंकि वहाँ के लोग जानवरों को भी पसंद करते हैं, जानवर के लिए खाना इतना इम्पोर्टेंट वो भी नहीं मिला। इंसान तो दूर, सब परेशान है उस चीज़ के, बच्चे छोटे, बहुत वर्स्ट कंडीशन सिनेरियो, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा से मिल लिए आप? अभी मैं थोड़ा रिलीफ हूँ। मुझे अब मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे रिलेटिव ज़्यादा टेंस है कि मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ। हम माना एक ब्रेड पे जिंदा, पर हम उस थोड़ा शेल्टर में सेफ थे। लेकिन जब लगा ना कि वहाँ सेफ नहीं है तो रिस्क लिया, टैक्सी ग्रैब की और पहुँचे। बच्चों को तो मिली भी नहीं। मैं थोड़ी लकी थी कि मेरे को मिली टैक्सी। मेरे दोस्त 2-2 घंटे पैदल चल के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। डिग्री नहीं दे सकते इधर, हमें वो अलाउंस दें कि हम वो एग्ज़ाम दे सके विदाउट डिग्री की। अभी पता नहीं हालात वहाँ कब सुधरे, 2 महीने 6 महीने, क्योंकि इतने डिस्ट्रक्शन है। मेरी यूनिवर्सिटी में VN कराजना की स्टूडेंट हूँ, उसकी बिल्डिंग पूरी प्रॉपर डिस्ट्रक्टेड है, पूरी डिस्ट्रॉय। यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे बिल्डिंग गिर गई पूरी? हाँ, क्योंकि वो वहाँ की मेन यूनिवर्सिटी थी, VN कराजना। स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। सेंटर आपने देखा, वो सेंटर बहुत लाइवली जगह थी, वहाँ पे हर फंक्शन, हर चीज़ वहीं पे ऑर्गेनाइज होती। पार्लियामेंट था वहाँ पे, उसकी डिस्ट्रक्शन। और ये बिल्डिंग्स आज की बनी नहीं हुई, ऑलरेडी 100 साल की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। मेरी यूनिवर्सिटी 1804 की बनी हुई थी, और वो ना एक दिन में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन।